हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। जैसे कि हमारी ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 6th मॉक टेस्ट को करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी कि NCGTC, इट मीन्स की नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या, यह उधारकर्ताओं को ऋणदाताओं के साथ ऋण जोखिम साझा कर वित्त प्राप्ति में मदद करती है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत की गई थी। तीसरा कथन, यह एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो कि पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं? तो इसमें सही ऑप्शन बताना है क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि सिर्फ दो स्टेटमेंट इसमें सही है, यानी कि पहला और तीसरा। तो देखिए इसकी अब थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है एक उभयनिष्ठ न्यासी कंपनी है, यानी कि कॉमन फिड्यूशरी कंपनी, जो कि विभिन्न ऋण गारंटी न्यास निधियों का प्रबंधन संचालन करती है ताकि जो उधारकर्ता उनको उधारदाता के साथ उधार जोखिम साझा करके वित्त प्राप्ति में भी सहायता मिल सके। यानी कि पहला कथन सही है। ये MSME, स्टार्टअप और सुभेद समूह जैसे जो वंचित क्षेत्र है उसमें ऋण विस्तार को प्रोत्साहित करती है। ऋणदाता को ऋण गारंटी भी प्रदान करता है। इसकी स्थापना मार्च 2014 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। उसके तहत 10 करोड़ रुपए की जो चुकता पूंजी उसके साथ इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यानी कि स्टेटमेंट में क्या दिया था कि इसकी स्थापना 2008 में हुई है, लेकिन इसकी स्थापना जो 1956 में हो गई थी। ये एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिस पर पूर्णतः भारत सरकार का स्वामित्व है तथा यह वित्त मंत्रालय के अधीन सेवा विभाग के अधीन पूरी तरह से संचालन करती है, यानी कि तीसरा कथन भी सही है। इसका कवरेज कौन कौन सा है? तो ये जो कंपनी है वर्तमान में MCGS, MSME, माइक्रो यूनिट हेतु क्रेडिट गारंटी फंड, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, उसके सहित 14 समर्पित ऋण गारंटी ट्रस्ट योजनाओं का प्रबंधन करती है। यानी कि 14 ऐसे ट्रस्ट हैं जिनका ये पूरी तरह से कंट्रोल करती है, यानी कि मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जेंडर बजटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जेंडर बजट स्टेटमेंट भारत पहली बार बजट वर्ष 2014-15 में पेश किया गया था। दूसरा, जेंडर बजट स्टेटमेंट 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना ही एक और ना ही दो? इसका सही ऑप्शन क्या है? बी, यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला कथन गलत है। अब देखिए जेंडर बजट क्या होता है? एक रणनीतिक उपकरण है जिसका यूज सरकारों के द्वारा विभिन्न जो जेंडर होते हैं उनको विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर कुशलता पूर्वक उनको संसाधनों को आवंटित करने के लिए तैयार किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियां और संसाधनों का आवंटन लैंगिक संवेदनशीलता से हो, मौजूदा ढांचे के भीतर विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करे। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? भारत की लैंगिक समता प्रतिबद्धता, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के जितने भी रूप है उनके उन्मूलन पर सम्मेलन जो है 1979 के 1993 के अनुसमर्थन के शुरू होकर 2005-6 में सबसे पहले जेंडर बजट स्टेटमेंट का कारण बना था और तब से इसको हर साल शामिल किया जाता है, जो कि लैंगिक संवेदनशीलता नीतियों पर निरंतर ध्यान देता है। यानी कि पहला कथन सही नहीं है। दूसरा, जेंडर बजट मिशन जो है शक्ति की सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत आती है। बजट में वृद्धि 2025-26 का जो वित्त वर्ष है उसके लिए जेंडर बजट 4.49 लाख करोड़ रुपए है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ये 37.5% अधिक है। यानी कि 2024-25 में जितना बजट था उससे ये 37.5% इस बार ज्यादा है। जो जेंडर बजट है ये वर्ष 2025-26 भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है, जो कि महिला के कल्याण, शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जिसमें 49 मंत्रालय लैंगिक विशिष्ट आवंटन की रिपोर्ट करते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे संबंधित कथनों पर विचार करना। यह संशोधन शोधन निवारण अधिनियम जो 2002 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। यानी कि एक होता है संवैधानिक, यानी कि जिसका उल्लेख जो है वो संविधान में दिया होता है, लेकिन जो वैधानिक होता है उसका उल्लेख जो है एक तरह से उसको एक प्रस्ताव के तहत यानी कि एक्ट के तहत इसको बनाया जाता है। सेबी से पहले भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी बाजार के लिए नियामक प्राधिकरण था। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निपटारा करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? पहला, दूसरा या फिर तीनों ही सही हैं? तो इसमें बताने हैं सिर्फ एक सही है, दूसरा या फिर तीनों। तो देखते हैं, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका ए ऑप्शन यानी कि सिर्फ एक कथन, इसमें इन तीनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट ही सही है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है अधिनियम 1992 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, यानी कि पहला कथन गलत है। इसके अलावा इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। सेबी से पहले पूंजीगत मुद्दे जो अधिनियम 1947 के तहत शासित पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण था, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, सेबी का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, भारत में प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। सेबी के बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके निर्णयों के खिलाफ अपीलों का निपटारा करता है, जिसके पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियां, यानी कि तीसरा कथन सही है। ये जारीकर्ता को वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है, निवेशकों के लिए सुरक्षा सटीक जानकारी सुनिश्चित करता है और मध्यस्थ के लिए प्रतिस्पर्धा बाजार को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चिरस्थायी अलवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 2 ऑक्सबो झीलें शामिल हैं। यह वर्षा पर निर्भर और तराई क्षेत्र में स्थित है। निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उपरोक्त विशेषताओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? पहला, हरिके वेटलैंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दीपोर बील या फिर पार्वती अर्गा रामसर साइट। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा है? डी ऑप्शन है। पार्वती अर्गा रामसर साइट जो है गंगा के मैदानों में तराई के क्षेत्र में एक चिरस्थायी अलवणीय जल का पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें 2 ऑक्सबो झीलें हैं, पार्वती और अर्गा, जो कि प्राकृतिक रूप से वर्षा पर ही डिपेंड है। गोखुर अथवा ऑक्सबो झील जो है वो यू आकार की झील होती है, जिनका निर्माण किसी नदी के घुमावदार मार्ग के कटने पर होता है। यानी कि मान लीजिए ये नदी आ रही है, यहाँ पर ऐसे गोखुर बन गया, घुमावदार जो निर्माण है, यानी कि यहाँ से वो जो नदी है ये कट जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब देखिए यहीं पर देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नदी आ रही थी, यहाँ पर आई, ऐसे मुड़ गई और ये जो कटाव बन गया तो यहाँ पर एक झील बन गई। तो इसको जो है यू आकार की झील या फिर ऑक्सबो झील कहा जाता है। इसके निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे इस स्थल का पारिस्थितिकी और जो मनोविद्योतात्मक महत्व है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटोमैक नदी पश्चिमी वर्जीनिया के पोटोमैक रिवर हाईलैंड से निकलती है और चेसापीक बे में गिरती है। चेसापीक बे अमेजन नदी के मुहाने के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जवारनद मुख है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल 2 या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर ना ही 1 और ना ही 2। इसका ए ऑप्शन केवल एक कथन सही है। पोटोमैक नदी पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका के पोटोमैक रिवर हाईलैंड से उद्गमित होती है और वर्जीनिया, मैरीलैंड, वाशिंगटन डीसी से प्रवाहित होते हुए चेसापीक बे में गिरती है। यानी कि पहला कथन सही है। चेसापीक बे अमेरिका की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ज्वारनद मुख है, यानी कि एस्चुरी है। और दूसरा कथन सही नहीं है। एस्चुरी एक अर्ध संलग्न तटीय क्षेत्र होते हैं जहां पर नदियों का ताजा जल समुद्र के खारे जल से मिलता है, जिससे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। पोटोमैक नदी, जिसे प्राय अमेरिका की नदी के रूप में भी जाना जाता है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आंकलन करने के लिए विकसित किया गया। इस स्कोर को स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसमें बी ऑप्शन है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आंकलन करने और ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया था, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जो उधारकर्ता यानी कि ऋण लेने वाले, लोन लेने वाले होते हैं, उनका अधिक सटीक मूल्यांकन करना, ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना और धोखाधड़ी को कम करना। इसका प्रभाव कई माइक्रो फाइनेंस को मजबूत करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, कृषि, ग्रामीण विकास और एमएसएमई जैसे जो क्षेत्र है उनको सहायता मिलेगी। जीसीएस मौजूदा माइक्रो फाइनेंस जो है मॉडलों का एक पूरक होगा और ऋणों के मूल्यांकन के लिए सिबल और सीआरआईएफ हाई मार्क जैसी क्रेडिट स्कोर के साथ मिलकर काम करेगा। इस स्कोर को स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, यानी कि दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी चुनौती कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस फंड का कोष 1,00,000 करोड़ का है, 1,00,000 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य विकास केंद्र के रूप में शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता के अंतर्गत पहल का समर्थन करना। कम से कम 50% वित्त पोषण बॉन्ड, बैंक ऋण, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन बताना है, इनकी सभी तीन सही हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में 1,00,000 करोड़ के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई थी, यानी कि पहला कथन सही है। इसका उद्देश्य क्या है? शहरों को विकास केंद्र, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता के तहत पहलों का समर्थन करना है। दूसरा कथन सही है। इसके अलावा यह कोष बैंक योग्य जो परियोजना उनकी लागत का 25% कवर करेगी। कम से कम 50% जो वित्त पोषण बॉन्ड, बैंक ऋण या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से होगा, यानी कि तीसरा कथन भी सही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का जो आवंटन वो प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकू अजरबैजान में आयोजित UNFCCC COP29 में विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्ष 2033 तक कम से कम 5 लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का परिचालन करने का एक लक्ष्य रखा गया। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका जो बी ऑप्शन सही है। सिर्फ दो स्टेटमेंट सही है इसमें। भारत में कोयला भंडार और जलवायु वित्त पोषण, कोयला भंडार का 10% ही हिस्सा है पूरे विश्व का जो भारत में, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार का 0.7% है, जिससे कोयला देश में सबसे अधिक विश्वसनीय किफायती ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है। बाकू अजरबैजान में जो UNFCCC COP29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 29 हुआ था, उसमें जो विकसित देश थे उन्होंने 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, जो कि 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। तो और अभी जो COP30 हो रहा है उस पर भी क्वेश्चन बनने के चांस है। अभी जो हाल ही में चल रहा है COP30 जो ब्राजील में हो रहा है, इसके साथ ही परिणाम स्वरूप भारत को अपने जलवायु लक्ष्य में संशोधन करना पड़ सकता है और कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु की गई जो घोषणाएं क्या क्या? सीमा शुल्क में छूट रहेगी, कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य जो क्रांतिक खनिज है उनको मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। जुलाई 2024 में घरेलू सतह पर उपलब्ध न होने वाले जो 25 क्रांतिक खनिज हैं उसमें सीमा शुल्क को छूट दी जाएगी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन क्या है? ये प्रौद्योगिकी का विकास, कुशल कार्यबल सृजन, स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्त पोषण तंत्र के लिए NCMM को वर्ष 2025-26 के लिए 410 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। खान मंत्रालय के अंतर्गत NCMM का उद्देश्य क्या है? घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, क्रांतिक खनिजों का पुनर्चक्रण करना, पूरे विश्व के खनिज परिसंपत्तियों को अधिग्रहण करना। परमाणु ऊर्जा का मिशन क्या है?
परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना है। इसका लक्ष्य है वर्ष 2033 तक कम से कम 5 SMR रिएक्टरों का परिचालन करना है। और दूसरा कथन सही है। भारत लघु रिएक्टर और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो थे उसके विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो निर्माण है डॉक्टर होमी भाभा ने किया था। इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है, थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं? तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन सही है। भारत का जो त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा तैयार हुआ था, यानी कि पहला कथन सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, थोरियम की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा करना, यानी कि दूसरा भी सही है। पहले चरण में इसका उत्पादन होगा, उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम का उत्पादन किया गया था, प्लूटोनियम 239 का। और दाबिक भारी जल रिएक्टर जो उसके ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करने के लिए Pu-239 का उपयोग करके यूरेनियम 238 को Pu-39 में परिवर्तित करते हैं और परमाणु ईंधन चक्र को बढ़ाते हैं, यानी कि तीसरा कथन सही है। तीसरे चरण में जो थोरियम आधारित रिएक्टर उस पर केंद्रित होता है और थोरियम 232 का उपयोग करके यूरेनियम 233 का उत्पादन किया जाएगा, जो कि भारत की जो परमाणु ऊर्जा के लिए एक सतत दीर्घकालिक समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित जो बुडापेस्ट संधि और मार्केश VIP संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, व्यापार समझौते, मानव अधिकार संरक्षण या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार? तो इसका डी ऑप्शन सही है। बुडापेस्ट यानी कि बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ है। इस संधि में सूक्ष्म जीवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रक्रिया पर यह केंद्रित है। 1977 में इसको अपनाया गया था, जिसके तहत सभी सदस्यों को जमा किए गए सूक्ष्म जीवों को पेटेंट आवेदनों के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान करने की जरूरत होती है, भले ही डिपॉजिटरी अथॉरिटी का स्थान कुछ भी हो। इससे पेटेंट सुरक्षा के लिए कई राष्ट्रीय प्राधिकरणों को सूक्ष्म जीवों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इसी बीच 30 सितंबर 2016 को लागू की गई थी मार्केश VIP संधि कॉपीराइट कानून में अपवाद स्थापित करके अंधेपन या फिर दृष्टि बाधित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अनुकूलित पुस्तकों का उत्पादन करना, अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की जो सुविधा वो प्रदान करती है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह डोमिनिकन गणराज्य के साथ द्वीप साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपयुक्त विशेषताओं को दर्शाया गया? क्यूबा, जमैका, प्यूर्टो रिको और हैती। इसमें डी ऑप्शन है हैती। जो कैरिबियन सागर है और जो उत्तरी अटलांटिक महासागर उसके बीच है। हिस्पानियोला द्वीप के पश्चिम तिहाई भाग पर यह स्थित है और सीमा जो है पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य, पश्चिम में जमैका, उत्तरी पश्चिम में क्यूबा से मिलती है, यानी कि क्यूबा के साथ इसका बॉर्डर बनता है। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच हैतियन है, हैतनी क्रियोल है। हैती ऐतिहासिक रूप से विश्व के पहले स्वतंत्र अश्वेत नेतृत्व वाले गणराज्य के रूप में महत्वपूर्ण है, जिसने सदियों तक स्पेनिश और फ्रेंच शासन के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की थी। यह राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर शासन, आर्थिक कठिनाई, दंड मुक्ति की भावना, अवैध हथियार उन सभी से प्रेरित है, जो कि व्यापक विस्थापन से और जटिल हो गया है। भारत और हैती के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है और 1996 में दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। भारत ITEC कार्यक्रम के माध्यम से सहायता प्रदान करने और 1995 की शांति सेना भेजी थी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई है। भारत में बिग कैट की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर कोई नहीं? इसमें जो ए ऑप्शन है केवल एक ही सही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया। तो फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
औपचारिक रूप से अनुमोदन किया गया था। आईबीसीए की स्थापना जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई, यानी कि पहला कथन सही है। यह संरक्षण विशेषता का साझाकरण करने, संरक्षण पहलों को वित्त पोषित करने, प्राविधिक ज्ञान का संग्रह बनाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करता है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना, जिसमें कौन कौन सी प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा, इन सभी का संरक्षण करना। भारत में बिग कैट की 7 प्रजातियों में से 5 पाई जाती हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। हालांकि जैगुआर और प्यूमा देश में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक भाषाओं में से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। अनुच्छेद 345 में यह कहा गया कि राज्य विधानमंडल आधिकारिक परियोजनाओं के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है। दूसरा कथन अनुच्छेद 351 में राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता प्रदान करने से संबंधित है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो है ए ऑप्शन सही है, यानी कि सिर्फ पहला कथन सही है। तो ये राजभाषा से संबंधित है। 345 जो अनुच्छेद है, राज्य विधानमंडल जो आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक या फिर अधिक भाषा का चयन कर सकता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। इस राज्य में पहले से बोली जाने वाली जो भाषा या फिर भाषाएं हैं या फिर हिंदी शामिल है। अनुच्छेद 347 जो अनुच्छेद संविधान का है, ये राज्य की आबादी के एक वर्ग के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनको मान्यता देने से संबंधित है, यानी कि दूसरा सही नहीं है। राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के अनुरोध पर एक यह राष्ट्रपति को ऐसी भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देने का अधिकार देता है। यह प्रावधान राज्य के आधिकारिक ढांचे में क्षेत्रीय भाषा को शामिल करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे भाषाई समावेशिता सुनिश्चित होती है। अनुच्छेद 350 ए संविधान के अनुच्छेद 350 ए के तहत राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। ये प्राथमिक शिक्षा पर लागू होता है, यानी कि 351 अनुच्छेद राज्यों के जो अपनी आधिकारिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए और भाषाई अधिकारों का हनन किए बिना संपर्क भाषा के रूप में हिंदी प्रसार को बढ़ावा देने का यह प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति है, यानी कि साइड रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा तैयार की जाती है? नीति आयोग, आरबीआई के द्वारा, सीडीएस विकास अध्ययन केंद्र, या फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद? तो किसके द्वारा तैयार होती है? डी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसके अध्ययन के आधार पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद के द्वारा तैयार की गई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट 2024 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक विश्लेषण प्रदान करती है। यह रिपोर्ट भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास, उसका प्रदर्शन कैसा है, उसके प्रभाव के बारे में जानकारी देती है, जिसमें डिजिटल बुनियादी ढांचा, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे पहलुओं को शामिल किया गया, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल पहल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उमंग एप्लीकेशन विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार संगठनों की आवश्यक सेवाओं तक कई भाषाओं में पहुंच प्रदान करता है। सेकंड, संस्कृत मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग संसाधनों तक पहुंच को सुविधा प्रदान करती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की एआई मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, दो, सभी, तीन, या फिर कोई नहीं? बी ऑप्शन है, इसमें सिर्फ इसमें स्टेटमेंट सही है। उमंग भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो कि विभिन्न केंद्रीय राज्य सरकार के संगठन से आवश्यक सेवा तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि एक कथन इसमें सही है। इसे कई भाषाओं प्लेटफॉर्म का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया, जो कि एक मजबूत बैक एंड
सिस्टम के माध्यम से निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। डिजिटल इंडिया भाषणी भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है, जिसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भाषाई बाधा को दूर करना, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। भाषणी प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें सार्वजनिक डोमेन में एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा भाषणी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक अभिन्न अंग है, जो कि विभिन्न भाषाओं में डिजिटल संचार में पहुंच समावेशिता को बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में इंडिया एआई मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, विभिन्न क्षेत्रों में एआई संचालित समाधान के विकास के माध्यम से देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, यानी कि तीसरा कथन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीप युग्मों पर विचार करें। ऑकलैंड द्वीप समूह न्यूजीलैंड में, फरासान द्वीप सऊदी अरब, मैक्वेरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया। तो कितने सही हैं इसमें? सिर्फ पहला और तीसरा, या फिर पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, या फिर डी ऑप्शन, तीनों सही है। डी यानी कि तीनों ही सही हैं। ऑकलैंड द्वीप न्यूजीलैंड का एक द्वीप समूह है, जो कि दक्षिण द्वीप से 465 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। फरासान द्वीप सऊदी अरब से संबंधित लाल सागर में जीजान के तट से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्रवाल द्वीपों का एक लघु समूह है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। मैक्वेरी द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, जहां पर सब अंटार्कटिक द्वीप समूह का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक डिवीजन के द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन भी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के संबंध में विचार करना है। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वह सीमा है जहां कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी अभिकर्षित होने से नहीं बच सकता। दूरबीनों का उपयोग करके उसकी सतह का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके ब्लैक होल का पता लगाया जा सकता है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, और लास्ट में ऑप्शन है या फिर कोई नहीं। ए ऑप्शन यानी कि सिर्फ एक ही सही है, पहला कथन। इसमें जो है हर तरह से, यानी कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण है इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर कुछ भी इसमें अपकर्षित हो सकता है। इट मीन्स कि इसमें प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता ब्लैक होल से। ब्लैक होल को दूरबीन का उपयोग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित ही नहीं करता। हालांकि वैज्ञानिक यह देखकर ब्लैक होल का पता लगा सकते हैं कि वे आसपास की वस्तुओं को कैसे प्रभावित करते हैं, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जापान प्रशांत महासागर के अग्नि वलय पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप की बारंबारता, ज्वालामुखी सक्रियता बनी रहती है। कुरोशियो धारा एक शीत महासागरीय धारा जापान के तापमान को कम करके वहां की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। जो जापान है वो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन के अग्नि वलय पर ही स्थित है, जो कि वहां पर मतलब काफी ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती है, तो वहां पर ज्यादा भूकंप आते रहते हैं। कुरेशियो धारा वास्तव में एक कोशन महासागरीय धारा, जो कि ये शीत नहीं है, और इसलिए कि अपने आसपास के क्षेत्र में तापमान को बढ़ाकर जलवायु की, जो जापान की जलवायु उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, विशेष रूप से जापान के दक्षिण तट पर, यानी कि दूसरा कथन सही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो यूरोपीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल, तेलुगु सहित सभी प्रमुख भारतीय भाषाएं इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में दक्षिण एशिया और यूरोप दोनों में बोली जाने वाली भाषा शामिल है। कितने इसमें कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर सभी सही हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जो है ये दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ द्रविड़ भाषा परिवार से भी संबंधित है, ये इंडो परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कि पहला कथन सही नहीं है। संस्कृत को इंडो यूरोपीय भाषा के परिवार के भीतर सबसे पुरानी प्रलेखित भाषाओं में से एक माना जाता है, जिसका सबसे पुराना रूप क्या है? वैदिक संस्कृत है, जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व का, और दूसरा कथन भी इसमें सही है। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में दक्षिण एशिया और यूरोप दोनों में बोली जाने वाली भाषाएं शामिल है। इसमें इंडो ईरानी, जिसमें दक्षिण एशिया, जर्मनिक, रोमांस, और इसमें स्लाविक यूरोप जैसी शाखाएं भी शामिल आती, यानी कि तीसरा कथन इसमें सिर्फ सही है।
नेक्स्ट एंड आज के मॉक टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली एक स्वदेशी जनजाति समुदाय है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी कि विचार करना है। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, ना ही पहला और ना ही दूसरा। इसका सही ऑप्शन क्या है? सी, दोनों ही सही है। जारवा एक प्रकार की स्वदेशी जो जनजाति यानी कि इंडिजिनियस ट्राइब है जो कि अंडमान द्वीप समूह में रहती है। शिकारी संग्राहक है जो कि हजारों वर्षों से वहां पर रहते हैं, और यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। भील जनजाति जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, जो कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति की जो जनसंख्या है इसमें करीब 4 लाख से भी ज्यादा यानी कि जनसंख्या थी, जो कि कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी का 37.7% है। यानी कि दूसरा कथन भी सही है इसमें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ये यूपीएससी का हमारा जो मॉक टेस्ट था, इसमें हम 6 मॉक टेस्ट लगाए। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। दोस्तों ये आपके लिए सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी 2026 जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं, बल्कि उनके साथ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी, जो कि करंट के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। बहुत सारे करंट, यानी कि 70% अगर हम हिस्सा देखें ना प्री में, 70% इसमें करंट ही आता है। तो इसी वजह से ये आपके सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी और को अगर नीड हो तो आप उसको भी ये सीरीज शेयर कर सकते हैं, आप अपने आसपास में, यानी कि जिसको नीड हो, जो कि 2026 देने वाला है, तो आप उसको भी ये जरूर सीरीज जो मॉक टेस्ट की वो शेयर करिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।